हम बात कर रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, और हमने 6 तक इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं। एग्जाम्पल 7 भी हमने आई थिंक स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड एग्जाम्पल नंबर 7। कितने स्टूडेंट ने एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किया है? कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किया है? हम उसकी बात करते हैं, बताइए। मैंने कहा था कि आप ये घर से करके लाना है। हाँ, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स ने ट्राई किए, कोशिश की है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ टॉपिक में, ताकि आपके समझ में आ जाए। ओके, वैसे रूल्स कोई भी न्यू नहीं है, जितने भी रूल्स हैं वो सारे ओल्ड वाले हैं। लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, ज्यादा कोई इश्यू नहीं होता है। देखिए, हम बात करें सबसे पहले, तो हम बनाएंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये अपना फॉर्मेट एड और जो भी डेट होगी वो मेंशन करेंगे। उसके बाद अमाउंट की 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट में डिटेल्स एंड टोटल। आई थिंक फॉर्मेट का सभी स्टूडेंट को पता है कि फॉर्मेट किस तरह से हम लोग बनाते हैं। फॉर्मेट का सभी स्टूडेंट को पता है कि फॉर्मेट किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि किसी को सोल्व कैसे करना है। तो बंधन वही हमारा वर्क होगा। अगर को ट्राई किया आपने, अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले किसकी नीड होती है? जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, सबसे पहले हमें किसकी नीड होती है? तो हमें सबसे पहले बैलेंस की नीड होती है। सबसे पहले हमें बैलेंस की जरूरत होती है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में बैलेंस कौन सा है। तो फर्स्ट पहले लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। और जो हमारे इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन है, उसका अमाउंट 10,000 रुपीज है। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज। अब इसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन एज यूजुअल ऐड भी करने होंगे, और कुछ ट्रांजेक्शन हमें लेस आई मीन सब्ट्रैक्ट भी करने होंगे। और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है। सो कौन से रूल, विच रूल्स वी कैन यूज? आई मीन पॉजिटिव रूल और नेगेटिव रूल। कौन से रूल इसके लिए हम यूज करेंगे? हाँ, सबके आंसर फास्ट रहने चाहिए। तो हम लोग पॉजिटिव एंड जनरल रूल यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैंक हम सारे बात करेंगे। अब वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं कि थोड़ा बड़ा है। तो ये
वन बाय वन ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। अब इसके लिए क्या लिखा हुआ है, a check for ₹1000 deposited but not recorded in cash book। एक चेक है, एक चेक था जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था और चेक कितने का है, 1000 रुपीज का है, ठीक है। लेकिन लेकिन वो डिपॉजिट हमने करा दिया और अभी तक क्या हुआ है, अभी तक वो देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा इस बार रिवर्स इस्तेमाल है कि डिपॉजिटेड जमा हो गया है बट कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है। चेक डिपॉजिट हो गया है लेकिन उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। इट मींस जब वहां पे डिपॉजिट हो चुका है, ये नहीं कहा गया है, लिसन प्रॉपर्ली, ये नहीं कहा गया है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड का मैटर वहां पर नहीं दिया हुआ है। और जब तक ये लाइन नहीं होती है, कलेक्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तब तक हम क्या मानते हैं कि वो क्लियर हो चुका है। अब जब वो क्लियर हो चुका है, इसका मतलब हमारे अकाउंट में, बैंक में अमाउंट अप हो चुका है, बढ़ चुका है। तो हमें तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है कि अभी तक हमने कैश बुक में एंट्री की ही नहीं है। तो कैश बुक में क्या हुआ, अमाउंट, सॉरी, बैंक की पासबुक में अमाउंट क्या हो गया, अप हो गया, बढ़ गया, क्योंकि चेक डिपॉजिट हो गया है, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की है। तो अब बताइए, तो बैंक में अप हो गया तो हमें भी क्या करना होगा, हमें भी रूल्स कौन से करना है, हमें भी एंट्री करना होगा, अप भी करना होगा। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड। अब मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बट नॉट कलेक्टेड, ये नहीं लिखूंगा, इसके लिए नहीं था, तो लिखना क्या है, बट नॉट एंटर इन कैश, बट नॉट एंटर इन कैश, बट नॉट एंटर इन कैश। और जो अमाउंट था वो था 1000 रुपीज का। तो क्या सबके समझ में आ गया है, रिप्लाई करके बताइए, सबके समझ में आ गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली बैंक में चेक डिपॉजिट हो गया तो वहां तो बैलेंस बढ़ गया ना, हमने ही एंट्री नहीं की, तो जब बैंक में अमाउंट बढ़ गया तो हमें भी अब ये करना होगा, अमाउंट को बढ़ाना होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्लीज, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो गया, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो गया तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ेगा ना, वहां पैसे ज्यादा हो गए, तो हमने ज्यादा नहीं किया, हम तो एंट्री करके भूल गए। जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा हाँ ये चेक हमने डिपॉजिट कराया था और बैंक में डिपॉजिट हो गया, इससे वहां का बैलेंस बढ़ गया, और वो एंट्री कैश बुक में तो की नहीं है, कैश बुक में एंट्री में की ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक में बैलेंस ज्यादा हो गया है, हमें भी फिर बैंक के कोडिंग चल रहे हैं, ये रूल्स कौन से हैं, पॉजिटिव। जब बैंक में ज्यादा है तो हमें भी ज्यादा ही करना पड़ेगा, बैंक में अप है हमें भी अप ही करना होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड में क्या क्या लिखा है। A cash deposit of 200 was recorded in the cash book. I repeat, a cash deposit of 200 was recorded in cash book if there is not bank column thereon. एक चेक था कितने रुपए का, 200 रुपए का, ठीक है, उसको हमने कैश में रिकॉर्ड किया, हमने गलती कुछ नहीं की है, पर एक मिस्टेक हो गई है, बोर्ड देखिए क्या मिस्टेक हो गई है। हमने जब
चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कैश बुक आपको मैंने कितने तरीके की बताई थी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक, बताइए कितने तरीके के मैंने कैश बुक आपको समझा दी। वेरी गुड, 3। फर्स्ट इज फर्स्ट कैश बुक कौन सी थी? सिंगल कॉलम कैश बुक, देन डबल कॉलम कैश बुक एंड देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, अब मैंने कहा था थोड़ी यूज से सिंगल कॉलम और डबल कॉलम ये स्टडी करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश का कॉलम हम लोग प्रिपेयर करते थे। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम केवल कैश का कॉलम ही प्रिपेयर करते थे, ठीक है। तो 2 कॉलम कैश बुक में हम अकॉर्डिंग योर सिलेबस कौन कौन से कॉलम मेंशन करते थे? तो हम 2 कॉलम बनाए करते थे, कैश और बैंक। अब मिस्टेक क्या हुई कि हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। तो अमाउंट किस पे लिखना था? हमें बैंक में लिखना था। हमने जमा कराया कैश को बैंक में, मगर बैंक को कॉलम लिखना था ना, हम भूल गए। आई रिपीट, हमने कितने रुपए जब डिपॉजिट कराए? 200 रुपीज डिपॉजिट कराए, ठीक है। तो जो हम सेम टाइम, अब यहाँ देखिए हमने चेक से डिपॉजिट नहीं कराया, इस बार ध्यान देखिए। अब तक जितने भी किस्त के बाद चेक से डिपॉजिट हो रहा था, बट इस केस में डायरेक्ट कैश से डिपॉजिट करा रहे हैं। तो कैश तो सेम टाइम डिपॉजिट होता है, कैश जो है अमाउंट है वो सेम टाइम डिपॉजिट होता है। तो बैंक में डिपॉजिट हो गया और वहां पे 100 रुपीज प्लस हो गया, और हमने कैश बुक में एंट्री भी की है बाय मिस्टेक, भूल से हमने क्या किया, कैश के कॉलम में लिख दिया बैंक में उसको लिख दिया। इसका मतलब कैश बुक का अमाउंट बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? तो कैश बुक में हमने बैंक का अमाउंट बढ़ा ही नहीं, जबकि बैंक के अंदर अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, वो कैसे है वहां बढ़ गया। हमने गलती से क्या किया, कैश की 3 से छोड़ दिया। लिखना कितना इसमें लिखा था, हमने कहा दिया इसमें। इसमें सर क्या हुआ कि हमने बैंक के बैलेंस को नहीं बढ़ाया है। तो अब बताओ क्या करना होगा? अब आप बताओ क्या करना होगा? ऐड करना होगा या लेस करना होगा? ऐड, अमूल का आंसर करेक्ट है, ऐड होगा। वेरी गुड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। हमने 200 रुपीज, हमने 200 रुपीज, हाँ बिल्कुल सही, बैंक के बैलेंस को बढ़ाना होगा। बैंक में कितने आप जा रहे हो? 200 रुपए लेकर बैंक करेंगे, और ये बैंक अकाउंट है। तो चेक को क्लियर होने में टाइम लग सकता है, 2 दिन चेक को क्लियर होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि आप चेक बॉक्स में डाल के, बैंक में बॉक्स होता है जिसको चेक बॉक्स कहते हैं, आप उसमें डाल के जाओ। फिर 4 बजे बाद 5 बजे बाद बैंक वाले क्या करेंगे, सारे चेक निकालेंगे, अब बराबर एंट्री करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट करेंगे। हो सकता है ज्यादा चेक होते हैं तो अगले दिन भी कोई बैंक आपको नहीं कर सकता। पर आप क्या करें, कैश लेके जा रहे हो, आप काउंट करके गए, यहाँ पर 200 रुपये सेम टाइम डिपॉजिट हो गए, क्लियर। अब सेम टाइम डिपॉजिट हो गए तो वहां का बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, वहां का बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। और यहाँ क्या हुआ, हमने कैश को एंट्री की। इस बार वैसे भूल नहीं किए, बैंक की तरीके तरीका हमने भी कैश को एंट्री की, बट एक छोटी सी भूल होगी, कैश को एंट्री तो की लेकिन हमने बैंक के बैलेंस को बढ़ाया ही नहीं है। हमारा बैंक बैलेंस अभी भी क्या है, उतना ही है। क्यों? हमने उसके एंट्री कहाँ कर दी, कैश में कर दी, जबकि वो अमाउंट कहाँ जाना चाहिए, वो अमाउंट को बैंक के कॉलम में आना चाहिए। किससे कॉलम चाहिए? बैंक के कॉलम में। तो वहां अमाउंट बढ़ गया तो हमें कैश के अंदर भी अमाउंट बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वहां बढ़ गया है तो हमें भी कैश को उस अमाउंट को बैंक में डालकर बैंक को वापस ऊपर लाना होगा। यानी वहां पड़ा हुआ है पास में, तो हमें भी उसको बढ़ाना ही होगा, ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज से उसको लिख देंगे। लैंग्वेज क्या बनेगी? लैंग्वेज क्या बनेगी? चेक डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, तो क्लियर लिख दिया, चेक डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कैश कॉलम में कैश होते हैं, तो लैंग्वेज है
अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर इन बैंक अकाउंट। इस बार मैं बटवा में कैश बुक नहीं बोलूंगा, एंटर तो किया है कैश बुक में, पर कॉलम चेंज कर दिया, कैश की बजाय बैंक के कॉलम में लिख दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं जब काउंटर एंट्री करेंगे तो लिखने में तो कैश लिखेंगे, लिखने पर ही टू कैश लिखेंगे, ठीक है। पर टू ध्यान देना, टू कैश लिखेंगे जब काउंटर एंट्री में हम, तो क्या अमाउंट कैश के कॉलम में है? बताइए, कॉन्ट्रैक्ट भी हम करते थे और टू कैश हम लिख रहे हैं, तो क्या अमाउंट कैश के कॉलम में आएगा या बैंक के कॉलम में आएगा? हाँ, बैंक के कॉलम में आएगा, पर उसने मिस्टेक कर दी कि बैंक के कॉलम ना लिखकर कैश के कॉलम में ही 200 की लिख दी, यानी बैंक के कॉलम को हमने भराया ही नहीं है। लेकिन पास में लोग करेक्ट होता है, मिस्टेक को भूल नहीं करते, हम क्या करेंगे, हम भी बढ़ाएंगे, इसलिए हमने इस लैंग्वेज को यूज किया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स पर ही करते हैं, लैंग्वेज चेंज की बात कुछ भी नहीं, इजी इसमें। आई थिंक समझ में आ गया यहाँ तक आपको? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराया, तो अब इसलिए वहां पर बढ़ना ही, हमने उसके अंदर कैश में भी किए, वो भी सही किए। गलती कहाँ हो गई? गलती ये हो गई कि लिखनी तो किसमें थी? कैश में। लिखनी तो किसमें थी? बैंक में। लिखनी किसमें थी? बैंक में। और बाय मिस्टेक कहाँ किया? कैश में। बैंक का तो कॉलम हमने यूज नहीं किया, बैंक का अमाउंट हमने लगाया ही नहीं। तो करेक्ट करेंगे हम उस बैंक में लिख करेंगे, तो वापस अमाउंट आप करेंगे, और अमाउंट जो है इस ट्रांजेक्शन में वो कितना है? तो 100 रुपीज का अमाउंट है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। A check issued for rupees 250 was recorded at 205 in the bank column। अब यहाँ क्या मिस्टेक हुई? अब देखिए, यहाँ मिस्टेक अमाउंट की हो गई, यहाँ मिस्टेक किसकी हो गई? अमाउंट की हो गई। किस तरह से होगी? बड़े ध्यान से समझिए आप लोग। मैं लेनदेन को, ट्रांजेक्शन को फिर से आपको पढ़ के समझाता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 4D, a check issued for rupees 250 was recorded, कौन से कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया? कैश कॉलम में। वापस आ जाइए, वापस कैश में आ जाइए। यहाँ मैं फिर से आपको लिखना पसंद करता हूँ, यहाँ नीचे बुलाना था तो दिखाई आपको, ये हमारे कैश है, एक कॉलम, दो कॉलम, ये कैश का कॉलम और ये बैंक का कॉलम। ध्यान देना, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम इधर ही तो बनेगा, कैश और बैंक, ठीक है। अब हमने चेक इश्यू किया, हमने चेक इश्यू किया। चेक इश्यू करने का मतलब इनकम या एक्सपेंस पहले बताओ। चेक इश्यू का मतलब इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? पहले इसका रिप्लाई कीजिए। चेक इश्यू का मतलब इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? चेक इश्यू का मतलब इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? ऋतिक का सही है। चेक इश्यू करना, हम कभी भी चेक इश्यू करते हैं, आपने तो पढ़ा होगा कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम किसी को चेक इश्यू कर रहे हैं क्योंकि हम उसको पैसा देना है, ठीक है। तो चेक इश्यू करना मतलब जो पैसा लेके जाएगा बैंक में, हमारे अकाउंट में किसी को पैसा नहीं देगा, तो खर्चा ही तो हमारा है। जैसे मैं आपको चेक इश्यू कर रहा हूँ, मैं आपको चेक इश्यू कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या है? कितना मैं आपको चेक इश्यू कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए इनकम है? इनकम कैसे सकती है?
आपको चेक इशू किया है, आप उसको बैंक में लेकर जाओगे और वहां से अमाउंट को विड्रॉल करोगे, तो पैसा तो आपके पास है ना, मेरे पास से तो पैसा जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है अमूल? हाँ अमूल, क्या आपके बात समझ में आ गई है? अब देखिए क्या होता है, उसको चेक रिसीव बोलते हैं, इश्यू नहीं बोलते। उसको हम क्या बोलते हैं, चेक रिसीव बोलते हैं। याद रखना, यदि कोई हमें चेक दे रहा है तो हम अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, हम हमारे जिसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, चेक रिसीव, इशू नहीं होता। इशू पेमेंट के लिए होता है, रिसीव इनकम के लिए होता है। आई रिपीट, इशू पेमेंट के लिए होगा, रिसीव इनकम के लिए होगा। अब बात समझ में आ गई? इशूड पेमेंट के लिए, रिसीव्ड इनकम के लिए। ओके, तो किया है, अब मान लो किस लिए इशू किया हमें नहीं पता, बट मान लेते हैं किसी एक्सपेंसेस के लिए इशू किया होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखा हूँ एक्सपेंसेस। मैंने बताया था कि इधर को लिखना है, मैंने कहा था कि इनकम आती है, पैसा आता है तो इधर लिखते हैं, और जाता है तो इधर। तो अभी तो पैसा जाएगा ना, उधर लिखेंगे। अब चेक से पेमेंट करेंगे, यहाँ ध्यान देना है, चेक से पेमेंट करेंगे, इसको लिखा हुआ चेक इशू किया, तो अमाउंट कैश के कॉलम में आना चाहिए या फिर बैंक के कॉलम में आना चाहिए? हम चेक से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, अमाउंट कौन से कॉलम में आना चाहिए? बैंक में आना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक बार अपनी बुक में इस पॉइंट को पढ़ के देखो, वहां क्या लिखा हुआ है, सबने करेक्ट किया है, बुक में पढ़ के तो क्या लिखा हुआ है? कौन से कॉलम में लिख दिया? कैश के कॉलम में लिख दिया। कैश में तो आना ही नहीं चाहिए था ना, यानी हमने पैसा कम ही नहीं किया, पेमेंट हो ये नहीं लिखा है कि बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये लाइन है ही नहीं। आई रिपीट, ये लाइन होती तो इसका अलग सेंस निकलता। तो चेक इशूड बोला, ये नहीं कहा गया है कि बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम क्या मानेंगे कि अगला पर्सन पैसे लेने के लिए गया है, पैसा निकाल भी लिया। गलती हमसे हो गई कि लिखना था बैंक के कॉलम में, हमने दिया कैश में, तो क्या हमने कम कर दिया? बैंक में तो कम होगा क्योंकि वहां पहुंच चुका है। क्या हमने अपनी कैश बुक में अमाउंट कम कर दिया है? इसका रिप्लाई दीजिए, क्या हमने हमारी कैश बुक में बैंक का अमाउंट कम कर दिया है? नहीं किया। तो क्या करेंगे? बैंक ने कम कर दिया है और हमने कम नहीं किया है, तो क्या करना है, ऐड करना है या लेस करना है? अब ऑब्वियसली लेस करना है, ऑब्वियसली लेस ही करना है। आई बस समझ में, यार लेस करें, चेंज इश्यू बट नॉट recorded in बैंक कॉलम। कितना अमाउंट था? तो अमाउंट था 250 रुपीज। अमाउंट कितना था? 250 रुपीज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। द डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1500 as on previous year, previous day was brought forward as a credited balance. अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट और जो डिफरेंट है वो यही है। सबसे
अलग और डिफरेंट है तो वो यही है। एक बैलेंस था अपना, जैसे हमने कहा कि जब भी आपको जिसको भी आता है बताना, कैश बुक बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते थे? कैश बुक जब हम बनाते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे बताइए? कैश बुक हम लोग बनाते थे, यस बैलेंस लिखते थे, वेरी गुड। जब भी हम जब भी हम कैश बुक बनाते थे सबसे पहले हम बैलेंस लिखते थे, और बैलेंस किस तरफ आता था? तो बैलेंस टू में आता था, टू बैलेंस बी लिखा जाता है, डी आर साइड में लिखा जाता है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डी आर ही होता है, इसलिए हम उसे डी आर में लिखते थे। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको और बताना चाहूंगा, फिर इसको मैं आपकी ट्यूशन के टॉपिक से रिलेट करूंगा। ये आपके पास में एक बाल्टी बना, ये बाल्टी में बर्तन आपके सामने एक बर्तन है, इसमें ये जीरो ले लेंगे, थोड़ा सा जीरो ले लेंगे, यहाँ इसमें दो को ले लेंगे, यहाँ पे इसमें 300 लीटर है, जीरो, तो 200, 300, 400 और 500। अब आप में से इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका यहाँ बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, समझो, आपको समझ में आ गया ना? कैश बुक बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्योंकि आपका रिप्लाई नहीं आया है, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। ओके, अब होता क्या है, बैलेंस का ऑलवेज अगर गलत कर रहे हैं तो डबल इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं और सही साइड में ट्रांसफर ना करके गलत साइड में ट्रांसफर करते हैं तो डबल इफेक्ट पड़ता है। बट मैं ओनली लैंग्वेज से बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए एग्जांपल के रूप में इसको एक्सप्लेन करता हूं। कैसे देखा? जैसे जैसे ये टैंकर बना हुआ है, पानी का इसमें ये लेवल पूरा जो कंप्लीट जो भर सकता है, कितना भर सकता है? 500 तक ये कंप्लीटली भरा जा सकता है। ठीक है। अब हुआ क्या? मैं ये कहूँ कि इस टैंकर में पानी था 300 लीटर। कितना पानी था? 300 लीटर इसमें पानी था। ठीक है। अब मुझे ये लगा सपोज कोई फंक्शन हमारे यहाँ होने वाला है और पानी की नीड है, तो मैंने आपको कह दिया कि जाओ उसके अंदर 100 लीटर पानी और डाल दो। अभी मैं कितना होता है, 300 लीटर उसमें ऑलरेडी पानी है, और मैंने क्या बोला कि 100 लीटर उसमें और डाल दो। तो आप डाल देते हो या मैंने कहे अकॉर्डिंग कर देते हो, तो बताओ उसमें कितना लीटर वाटर होगा, पानी होगा? कितना लीटर पानी हो जाएगा? 400 लीटर। तो बढ़ा सब, ये बात समझ गए क्या? सब ये बात समझ गए? सीधी सी बात है कि 300 तो पहले से मान रहे हैं, 100 लीटर और उसमें ऐड करेंगे तो पानी का लीटर कितना हो जाएगा? ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने तो ये कहा था, तो देखिए 300 से 400 तो मेरे कितना बढ़ जाएगा? वो तो बढ़ेगा, और 100 बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए? 400 हो जाना चाहिए। ये आप मान रहे हो तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आपने क्या किया? जल्दबाजी कर दी। क्या कर दी? जल्दबाजी कर दी। मैंने कहा था कि पानी उसमें और डालना है, कितना? 100 लीटर। आपने जल्दबाजी में उल्टा सुन लिया, और आपने क्या किया? आपने सुना 100 लीटर पानी और निकालना है, आपने रिवर्स कर दिया। तो अब क्या पानी 400 लीटर होगा क्या? बताइए। आप उल्टा सुन लिया, उल्टा काम कर दिया। आपने उल्टा सुना, रिवर्स कर दिया ना, पानी कितना जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा।
तो देखो जहां होना कितना था 400 और हुआ कितना 200, डबल कर टाइम बढ़ा था, बढ़ा तो है नहीं, बल्कि 100 नीचे कम और हो गया, बल्कि नीचे 100 कम और हो गया। टोटल इफेक्ट कितना आएगा, टोटल इफेक्ट 200 का हो जाएगा। पहले फिर जब भी किसी बैलेंस को या कोई भी काम जैसा करना था वैसा ना करके उसका रिवर्स कर देते, ठीक है, तो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। एक और एग्जांपल को समझते हैं। अभी आप में से किसी को एग्जांपल मानते हैं, तो ऋतिक का एग्जांपल लेते हैं कि ऋतिक के पास 500 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं, और मैं कहूँ अमूल को कि जाओ ऋतिक को 100 रुपए दे के आओ, 100 रुपए और दे के आओ, बोला क्या है, दे के आओ। तो ऋतिक के पास कितना पैसा होना चाहिए, 600 रुपये होने चाहिए, ऑब्वियसली 600 रुपये होने चाहिए। लेकिन अमूल ने जल्दबाजी में ये नहीं सुना कि पैसे दे के आओ, तो क्या सुने, पैसे लेके आओ, ठीक है, तो उसे 100 रुपये ले आओ ऐसा सुन लिया अमूल ने। मैटर क्या है, 100 रुपये आप दे के आओ तो होने की चाहिए 600, लेकिन उसको उल्टा सुन लिया, 100 रुपये लेके आ गया, तो लड़की के पास कितना हो जाएगा, 400 जाएगा। क्यों, एक तो बढ़ने में 100 रुपये, तो बढ़ने में एक तो वो नहीं बढ़ेगी, एक नुकसान, ऊपर से 100 रुपये कम भी तो है, 100 रुपये कम भी तो है, तो पहले तो कम हुआ हम बोलेंगे, लेकिन क्या करेगा जब करेक्शन करेंगे 100 रुपये कम होगा तो बोलेगा अगर तुम लेके गए तो दे, फिर पहले तो वो अमाउंट दो जो तुम मुझसे लेके गए थे, तो लेना नहीं था, 100 रुपये लेने का तो लेना, अब वो पैसे दो जो आपको देने थे मुझे, तो इस तरह से पैसा कितना ले जाएगा, 200। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब किसी काम को रिवर्स तरीके से लगाते हैं तो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। क्या आपके ये बात समझ में आ गई हो। अब वही बात है बैलेंस में, वही बात बैलेंस में, बैलेंस कितना था, बैलेंस कितना था, डेबिट बैलेंस था 1500, डेबिट बैलेंस था 1500, कौन से वर्ष का, पिछले वर्ष का, लास्ट ईयर का, ठीक है। और हमने कहा लिख दिया क्रेडिट में डेबिट बैलेंस, यानी डीआर में है टू बैलेंस डेबिट करना, ठीक है, कितना लिखा था 1500, इधर तो हमने लिखा था, और कहा लिख दिया बाय बैलेंस डेट दिया कितना 1500, लिखना कहाँ था, एक बार लिखिए, ये हम रखो डीआर बैलेंस ना, तो डीआर में आना चाहिए, वैसे कैश बुक का बैलेंस शीट में दिया ही होता है, टू बैलेंस वीडियो होना चाहिए 1500। अब ये तो किया नहीं, और क्या कर दिया बाय बैलेंस वीडियो, सीआर साइड में ले तो लिखा है, हाँ तो कौन सा डीआर बैलेंस था, लेकिन कहाँ गया सीआर बैलेंस कितना 1500, तो डीआर तो हुआ ही नहीं ना, तो पहले डीआर करेंगे 1500 वो एक तो करेक्ट नहीं होगा, यानी वापस से करेंगे इसको ऐड करेंगे, ये करना ही नहीं था, तो इधर तो क्या आता है, इधर खर्चे आते हैं, क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, ब्याज में इसका मतलब इनकम मान सकते हैं, 1500 की इनकम और भी लिखी नहीं, बाकी 1500 खर्चा दिखा दिया, तो करेक्शन करेंगे, तो पहले हम 1500 की इनकम करेक्ट करेंगे, और फिर जो 1500 रुपए खर्चे के लिए दिखा दिया उसको भी करेक्ट करेंगे, इस तरह से टोटल इफेक्ट कितना होगा, 3000 रुपए का होगा, ऐड होगा लेस होगा, ऐड होगा या लेस होगा, ऐड होगा या लेस होगा, समझो, ऐड होगा, सिर्फ डेबिट यानी इनकम है, डेबिट का मतलब इनकम होता है एक तरह से, डेबिट साइड आ रहा है, साइड है ये में डेबिट साइड में इनकम आती है, तो इनकम हमने तो लिखी नहीं थी ना, तो गलती को सुधारेंगे, तो वापस क्या करेंगे
इनको वापस ऐड करेंगे और मैं का डबल इफेक्ट से करेंगे। एक तो वो दोनों लिखी नहीं, एक तो वो नुकसान लिख रही, दूसरा लिखने की जगह आपको अपना कम हो गया 1500 वापस लिखेंगे और 1500 जो गलत हो गया उसको भी वापस लाएंगे। 3000 से हम लोग इसको ऐड करेंगे। बैलेंस wrongly created कितना 3000 कितना 3000 रुपए। क्या ये आपकी समझ में आ गया? क्या आपकी समझ में आ गया? इसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, लेकिन इसीलिए मैं आपको समझा के बता रहा हूँ कि डेबिट एंड इनकम साइड में आना, इनकम तो लिखा ही नहीं, 5 खर्चे खर्चे लिखा दिया, लेकिन तो खर्चा किया 1500 रुपये वो करेक्ट करो, कुछ लिखा ही नहीं। और दूसरा इनकम भी अभी मैंने आपको एग्जांपल देना है 500 रुपये वाला, क्या आपको 100 रुपये देने थे? दिए तो है नहीं, तो क्या आपसे ले गया और वो डबल ऑप्शन होना। और जब आप वापस करेक्ट करोगे तो आप तो बोलोगे भैया 200 रुपये दो। ये एग्जांपल तो मैंने बताया था आपको कि आपके पास 500 रुपये थे, आपको 100 रुपये मिलने थे, लेकिन मिलने के बजाय क्या हुआ, आपसे कोई 100 रुपये ले गया, तो आप 100 ही मांगोगे 200 मांगोगे? आप 200 मांगोगे। कौन से? एक तो जो आपके लिए 100 रुपये भेजे थे वो उसने आपको दिए, बल्कि 100 आपसे ले और गया, तो इसलिए आपका नुकसान कितना हो गया? 200 का नुकसान हो गया, रिवर्स इफेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी हम इसको समझेंगे कि टाइम आउट हो चुका है। यहाँ से आगे कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।